नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से लेकर के हाजिर हो चुके हैं आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन सेशन। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 रहने वाला है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 16 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा। वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाया है। साथियों, आज की इस क्लास में हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। यानी कि प्यारे साथियों, ये एक बेहतरीन सी आकृति है। 2019 आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस आकृति में कितने वर्ग स्थित हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे जिसमें लिखा है सुई का संबंध अगर दर्जी से है तो पेन का संबंध किससे होगा। साथियों, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। यदि आप इस क्लास के पीडीएफ से प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, अगर साथियों आप इस क्लास के पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो निःशुल्क पीडीएफ आप लोगों को डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको डेली के बेसिस पर अनसोल्ड रूप से पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह हैं वो भी हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा देते हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले फैक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं यार कि अभी भी नोट सब्सक्राइब करने वालों की जो जनसंख्या है वो 61% है। साथियों, ये आंकड़ा आपका 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का है। जिन साथियों ने चैनल को विजिट किया है, क्लास को देखा है, परंतु चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई यार आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग क्लास देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, जिन लोगों ने कर दिया है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को आप लोग लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। प्यारी सी एक श्रृंखला दे रखी है, 11 है, उसके बाद में प्यारे साथियों 23 है, 23 के बाद में हमारे पास 48 है, 48 के बाद में 99 है, 99 के बाद में 202 है। और साथियों आगे ज्ञात करना है कि क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हम बना देते हैं एक बॉक्स जो कि इस प्रश्न में आगे संख्या आएगी वो इसमें रख देंगे। चलिए गौर से देखिए साथियों, देखते हैं तो यहाँ पर लॉजिक जो है वो प्यारा सा लॉजिक है। देखो यहाँ पर अगर हम जोड़ा घटाई करेंगे तो ज़्यादा नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि लगभग जो संख्याएं हैं वो दुगने से या तो कुछ ज़्यादा हैं या तो कुछ कम हैं। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई 2 करेंगे। क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर पहली बार में हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे और प्लस में करेंगे 1। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरी बार में साथियों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे और प्लस में करेंगे 3। ठीक है, 23 दूनी 46, माफ़ी चाहेंगे 20 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, पहले हमने +1 किया था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2, एक मिनट यार, मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 2 हो जाएगा। इसके बाद में साथियों आगे देखेंगे तो आगे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप पाओगे 48 दूनी 96, यानी कि गुणा तो 2 होगा लेकिन अब की बार में प्लस में 3 हो रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखने जाते हैं। 99 दूनी होता है 198। ठीक है साथियों, 99 दूनी 198 और इसमें 4 जोड़ते हैं तब 202 आता है। ठीक है, जब 99 दूनी 198 कर देते हैं और उसमें 4 जोड़ देते हैं तो 202 आ जाता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 202 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और प्लस में साथियों 5 करेंगे, क्योंकि हर बार में एक एक बढ़ के जुड़ रहा है। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो अब की बार में 5। 202 दूना का क्या हो जाएगा भैया, आप बोलेंगे सर 202 दूना होता है 404। क्या होता है, 404, यानी 404। और इसमें 5 जोड़ोगे आप लोग तो 409, यानी कि 409 इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्या होगा, 409। 409 दे रखा है विकल्प नंबर 1 में। विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कहा गया है यदि काजल की ग्रैंड मदर, यानी कि काजल की ग्रैंड मदर विनोद के पिता की पत्नी है। भाई क्या कह रहा है, जो काजल की ग्रैंड मदर है यानी कि दादी माँ, तो वो कौन है, विनोद के पिता की पत्नी है। भैया विनोद के पिता की पत्नी, तो मैं सबसे पहले विनोद को यहाँ पे बना दूं। विनोद एक लड़का है, चूंकि इसको हम प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, और इनके पिताजी हो जाएंगे तो ऊपर होंगे भैया। जो विनोद होंगे इनके पिताजी कहाँ पर होंगे, आप बोलेंगे ऊपर। विनोद के पिता की पत्नी है तो इनके विनोद के पप्पा जी की शादी करवानी पड़ेगी। किससे करवानी पड़ेगी,
जो काजल की ग्रैंड मदर हैं। किसकी साथियों? जो काजल की ग्रैंड मदर हैं, यानी कि हम GM यहाँ पर लिख देते हैं, ग्रैंड मदर। ठीक है, क्या लिख देते हैं? GM। ग्रैंड मदर किसकी हैं? ये साथियों काजल की हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बताया है कि विनोद ही इसका पिता है या फिर विनोद की बहन हो या विनोद का भाई हो वो काजल का पिता हो। कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखो साथियों गौर से समझो, जो काजल है, काजल की जो ग्रैंड मदर हैं अर्थात काजल की मम्मी या पापा और उनकी जो माँ होंगी वो आपकी काजल की ग्रैंड मदर हो जाएंगी इंग्लिश की भाषा में। ठीक है, अगर हिंदी में पिताजी होते तो दादी माँ होती और अगर माताजी होती तो नानी माँ होती। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि काजल की ये मम्मी है या फिर पापा, इनका कोई जेंडर पता नहीं है। लेकिन इनकी जो ग्रैंड मदर है वो विनोद की क्या है? विनोद के पप्पा की क्या है? पत्नी जी है। इस बात को याद रखेंगे। अब देखो कह रहा है हेमंत विनोद की एकमात्र संतान है। भाई जो हेमंत है, जो H4 हेमंत है वो विनोद की एकमात्र संतान है। तो विनोद की संतान कौन हो जाएगा? हेमंत हो जाएगा। ठीक है, अभी हेमंत का हमें जेंडर पता नहीं है लेकिन हम नाम के हिसाब से बता सकते हैं कि हेमंत एक लड़का होगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसका नाम ही ऐसा है कि वो एक लड़के के रूप में हो रहा है, एकमात्र संतान है। कह रहा है तब काजल हेमंत से किस तरह संबंधित है? भैया K4 काजल को देख लो, K4 काजल ये रही। चूंकि काजल एक लड़की का नाम होता है तो यहाँ से हम बताएंगे हेमंत से लगा है हेमंत के साथ, तो हेमंत क्या बोलेगा? ये मेरे पिताजी, और पिताजी के भाई की लड़की होगी तो कजन होगी, और बहन की लड़की होगी तो भी कजन होगी। क्योंकि हम बुआ की लड़की कह सकते हैं, जो हमारी बुआ जी होती हैं उनकी जो गर्ल होती है यानी कि लड़की होती है वो भी हमारी कजन होती है, और जो हमारे चाचा जी होते हैं चाचा जी की भी लड़की क्या होती है? वो भी कजन होती है। तो ये इंग्लिश की भाषा है और इंग्लिश की भाषा में विकल्प नंबर 3 को उत्तर लगाएंगे कजन। अगर प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमें भाई भी दे रखा होता, सॉरी कह रहा है हेमंत से अगर बहन भी दे रखा होता तो हम लगा देते। ठीक है, हेमंत से तो भैया ये तो पप्पा जी हैं, पप्पा जी अर्थात चचेरी बहन हो जाती या तो फुफेरी बहन हो जाती, लेकिन इंग्लिश में कजन दे रखा है, इस कारण हम विकल्प नंबर C को प्राथमिकता देंगे। इस बात को याद रखेंगे। आई होप प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। कहा गया है साथियों, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि फैस के प्रत्येक पृष्ठ पर ABCDE और F छपे हैं, अक्षर B के दूसरी ओर कौन सा अक्षर होगा? यानी कि B का अपोजिट बताना है साथियों। क्या बताना है? B का अपोजिट। तो देखो मैंने पासे में बताया है, कोई दो रैंडमली पासा की आकृतियां पकड़ते हैं और उनमें कोई एक संख्या कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन का मतलब है जो दोनों में दिखाई दे। आप बताओ इन दोनों आकृतियों में कौन सी ऐसी संख्या है या कौन सा ऐसा अक्षर है जो कॉमन है? तो आप बोलेंगे सर D एक यहाँ पर कॉमन है, दूसरा D यहाँ पर कॉमन है। तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि D के अपोजिट रख के घुमा दो, D को अपोजिट D के रख के पासे को घुमा दो। तो आप बोलेंगे हाँ सर चलिए घुमा देते हैं आपके कहने से। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, तो क्या आएगा? A आएगा, और दूसरे वाले को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो साथियों E आ जाएगा। कौन आ जाएगा? E। इसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो प्यारे साथियों B आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यह हमारा क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ साथियों, D के अपोजिट D तो होगा नहीं, क्योंकि उसने बोला था कि फैस के प्रत्येक पृष्ठ पर कौन कौन सी लेटर हैं? ABCD और EF। कौन कौन से हो गए भैया? AB हो गया, C रह गया, तो D का जो अपोजिट बनेगा वो C बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? D का अपोजिट C। लेकिन हमसे तो ये पूछा है कि B के दूसरी ओर यानी कि B का अपोजिट क्या होगा? साथियों जब B का अपोजिट देखने जाएंगे तो ये हमें मिलेगा F। क्या मिलेगा? B का अपोजिट F मिलेगा, और F दे रखा है 2 नंबर के विकल्प में। 2 नंबर का विकल्प हमारा सही उत्तर है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो कह रहा है उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो पहले जोड़े में लगाए गए तर्क के अनुसार आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। भैया पहला जोड़ा हमें ये दे रखा है और दूसरा हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ज्ञात करना है। तो गौर से देखो, ये सादृश्यता का अच्छा सा क्वेश्चन है, लगभग प्रत्येक एग्जाम में रीजनिंग में पूछा जाता है। कह रहा है दोस्तों सुई का जो संबंध है वो किससे है? साथियों दर्जी से है। किससे है? दर्जी से। और कह रहा है तो मुझे ये बता दो साथी, जो पेन होगा इस पेन का संबंध किससे होगा? मेरी एक बात को समझो साथियों, जो सुई होती है उसका बेसिकली जो प्रयोग होता है वो कौन करता है? आप बोलेंगे दर्जी, अर्थात जिसे हम टेलर बोलते हैं, जहाँ से हम कपड़े सिलवाने जाते हैं, जो हमारा टेलर होता है वो सुई का प्रयोग करता है। तो भाई पेन का प्रयोग कौन करेगा? कागज करेगा, स्याही करेगा या लेखन करेगा? आप बोलेंगे सर जो पेन होता है पेन का प्रयोग लिखने वाला करता है, और लिखने वाला यहाँ पर विकल्प है कवि के बारे में। कवि जो होगा, जो हमारा कवि होगा प्यारे दोस्तों, वो कविता लिखने के लिए पेन का प्रयोग करेगा। तो जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा।
इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 एक इनइक्वालिटी का अच्छा सा क्वेश्चन है, असमानता का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखेंगे। हमें यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, देखो कौन कौन से। पहला कथन ये है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है। तो 3 कथन है साथियों, और 3 कथन में हमें बताना है कौन सा हमारा उत्तर आएगा। तो देखो इनइक्वालिटी में हम लोग क्या करते हैं, पहले तीनों कथनों को एक साथ सेटल कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा ए से जो बड़ा है, ए से बड़ा है वो बी है, और बी से बड़ा जो है वो प्यारे साथियों सी है। लेकिन हमें दूसरी लाइन दे रखी है कि सी के बराबर जो है वो एल है, अर्थात दूसरा जो कथन है वो कह रहा है जो सी है, जो हमारे पास यहाँ पर देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ सी को, जो हमारे पास सी आया है, जो सी आया है जिससे बड़ा बी है, वो बराबर किसके है, वो साथियों बराबर है एल के। इसके बाद दूसरे कथन में आगे दे रखा है, मतलब तीसरे नंबर कथन में जो एल है वो ग्रेटर देन है किसके, जी के। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको सेटिस्फाइड करके एक कथन बना लूंगा। क्या कर लूंगा, मैं एक कथन बना लूंगा, ठीक है, तीनों को मिला करके। अब मुझे ये बताओ, क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हो? निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 1 में क्या सी जो है वो बड़ा है जी से? मुझे बता दो, क्या सी जी से बड़ा है? आप बोलेंगे चलिए देखते हैं कैसे। मैं कह रहा हूं जब ये सी जो है वो एल के बराबर है, तो सी के स्थान पर एल को रख देते हैं और एल के स्थान पर सी को। तो ये बड़ा किससे हो जाएगा, ये जो सी है हमारा, ये किससे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर जी से बड़ा हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा, 1 मिनट यार जी नहीं बन पा रहा है, देखो, अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा निष्कर्ष नंबर 1 है कि सी जो बड़ा है वो किससे है, जी से है। तो हम बोलेंगे सर हमारा पहला वाला जो है वो सही है, निष्कर्ष नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है क्या ए जो है वो बड़ा है एल के? मुझे बताओ, क्या ए जो है वो एल के बड़ा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, मैंने एल को यहाँ पे रखा था सी के स्थान पर जब बराबर में इस तरफ ले गए थे। तो अब गौर से देखो, यहाँ पर एल से बड़ा बी है और बी से बड़ा ए है। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो सबसे छोटा भैया है वो मेरे बीच वाले भैया से बड़ा है, माफी चाहिए, मेरा जो सबसे छोटा वाला भैया है, गौर से देखो यहाँ पर ये 3 भाई की कंडीशन आती है, यहाँ पर ये 3 भाई वाली कंडीशन है। मैं कह रहा हूँ सबसे छोटा भैया यहाँ पर है, उससे बड़ा मेरा बीच वाला होगा, तो मैं अपने बीच वाले से बड़ा हूँ। तो मुझे क्या बताओ, मैं सबसे छोटे वाले से बड़ा हूँ? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। अर्थात हम दूसरे वाले निष्कर्ष में भी कह सकते हैं कि ए बड़ा जो है वो एल से होगा। तो दूसरा निष्कर्ष भी हमारा निकलेगा, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अब तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाले में कह रहा है साथियों बी बड़ा है टी से। क्या कह रहा है, तीसरे वाले में बी जो है वो बड़ा है टी से। तो बताओ कहीं पर लिखा है कि बी बड़ा है टी से? आप बोलेंगे सर कथन ऐसा है जहां पर हमें कहीं टी मिला ही नहीं है, तो ये तो अनर्गल शब्द आ गया, और अनर्गल शब्द को हम कभी भी नहीं बता सकते हैं कि ये बड़ा है कि छोटा है। तो आप ऐसा बोलेंगे, ये जो निष्कर्ष हैं उनमें से पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष, कौन सा, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों सत्य हैं। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा आरपीएफ के, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ब्लड रिलेशन का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका आप सभी उत्तर बताइए। आप लोगों के पास 20 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। देखिए प्यारे दोस्तों, कहा गया है एल जो है वो के का पति है। तो मैं एल को 1 मिनट में यहाँ पर लिखता हूँ, जो एल है वो क्या है, वो पति है किसका, भैया के का। तो इनकी शादी करवानी पड़ेगी, ठीक है। शादी के लिए मैं हमेशा एरो यूज करता हूँ, वो भी क्रॉस एरो, यानी कि दोनों के तरफ वाले एरो। किसका भैया पति है एल? आप बोलेंगे के का। मुझे ये बताओ, अगर एल पति हो गया तो क्या हो जाएगी के? आप बोलेंगे पत्नी। कह रहा है जिसकी एकमात्र पुत्री जी है। भैया जिसकी मतलब पीछे वाले के की जो पुत्री है, के की जो पुत्री है एकमात्र है, और वो कौन है, जी है। तो भाई जी को मैं पुत्री बना दूंगा। अब कह रहा है एल जो है वो बी का पुत्र है। एल जो है किसका पुत्र है? आप बोलेंगे सर एल पुत्र है मेरा बी का, तो मैं बी को यहाँ पर रख देता हूँ। जिसकी पत्नी ए है, भैया बी की पत्नी कौन है? भाई बी पति हो जाएगा। इसकी पत्नी कौन हो जाएगी? आप बोलेंगे इनकी पत्नी ए हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। पत्नी है चूंकि हम माइनस लगा देंगे ऊपर, जिससे हमें इनका जेंडर पता चल जाए कौन से जेंडर में है। प्रश्न में बोला है ए से जी से कैसे संबंधित है। जो ए है वो जी से लगा है जी के साथ। देखो ए से जी से कैसे संबंधित है, यहाँ पर ए जी से कैसे संबंधित, ये मिस टाइपिंग है। जो ए है वो जी से लगा है जी के साथ, तो जी क्या बोलेगा ए को। यहाँ पर जो जी है वो क्या बोलेगी, जी बोलेगी। प्यारे दोस्तों गौर से समझो, जी बोलेगी ये मेरे पिताजी हैं, और मेरे पिताजी के पिताजी, या फिर हम कह सकते हैं पिताजी की माताजी। पिताजी की माताजी कौन होती हैं? भैया दादी होती हैं, और दादी विकल्प नंबर 4 में दे रखा है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का दिया गया है।
कहा गया है कि निश्चित कोड भाषा में मंथ को अगर TRSMY लिखा जाता है तो प्लेस का कोड क्या होगा। गौर से समझो साथियों। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मंथ को लिख देते हैं, MO, उसके बाद N, उसके बाद में क्या है T है, फिर हमारा H है। एक मिनट यार, MON, फिर क्या है T, फिर H। तो साथियों इसको कैसे लिखा गया है आप गौर से समझिए। यहाँ पर जो लिखने की कला है वो कुछ इस तरीके से है, T है और उसके बाद क्या है साथियों R है, R के बाद में क्या है S है, S के बाद में क्या है M है और M के बाद में क्या है Y है। बस इस तरीके से समझो। तो प्यारे साथियों आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो लॉजिक है बहुत प्यारा सा है, वो क्रॉस पैटर्न का लॉजिक दे रखा है। किसका? क्रॉस पैटर्न का। गौर से देखो साथियों, यहाँ पर क्रॉस पैटर्न का लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है ये समझो। मैं कह रहा हूँ जो M होता है वो 13 पर होता है, ठीक है, और O जो होता है वो कितने पर होता है? 15 पर होता है। N प्यारे साथियों हमारा, एक मिनट, O कितने पर होता है? एक मिनट यार, O हमारा 15 पर होता है, N हमारा 14 पर होता है, T हमारा 20 पर होता है, H हमारा साथियों 8 पर होता है, T हमारा 20 पर होता है, R हमारा 18 पर होता है और साथियों S 19 पर होता है। इसके बाद M हमारा 13 पर होता है और दोस्तों यहाँ पर Y को देखेंगे तो 25 पर होता है। तो देखो जो मैंने क्रॉस का पैटर्न लगाया है उसमें सभी में +5 हो रहा है। क्या हो रहा है? सभी में +5। क्रॉस जाएंगे, 13 5 18 R आया है, 15 5 20 T आया है O से, ठीक है, और सीधा ये N तो S O से बना रहा है, सीधा N और S का मतलब 14 5 19 और इसमें T में 5 जोड़ेंगे 25, 20 5 25 और यहाँ पर क्रॉस जोड़ेंगे तो हमारा 8 5 13। तो बस यही लॉजिक का प्रयोग हम यहाँ पर कर देंगे। किस में कर देंगे? तो साथियों प्लेस में। प्लेस में करेंगे तो P के बाद L के बाद A, फिर क्या हो जाएगा C के बाद E। अब इनमें क्या लगाएंगे? बीच वाले में सबसे पहले +5 कर लेते हैं। बीच वाले में जैसे ही आप लोग +5 करोगे, क्या करोगे? +5, तो एक में 5 जुड़ेगा तो 6, मतलब बीच में F आना चाहिए। देखो बीच में F पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले और चौथे वाले में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो इनमें देख लेते हैं। इनमें शुरुआत में क्रॉस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर भी क्रॉस लगाएंगे। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि जो P होता है वो 16, एक मिनट यार, जो P होता है वो 16 पर होता है। 16 में 5 जुड़ेगा 21, मतलब U आना चाहिए। ये 12 पर होता है, 12 में 5 जुड़ेगा तो हमारा 17, 17 का मतलब क्या होता है? Q होता है, QUF। इसके बाद E में 5 जुड़ेगा, ये लास्ट में 5 पर होता है, E में 5 जुड़ेगा तो 10 पर क्या आता है साथियों? J आता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। C में अगर 5 जुड़ेगा तो C में 5 जुड़ेगा, आप बोलेंगे ये तो 3 पर होता है, 5 जुड़ेगा तो 8 पर H आएगा और लास्ट में जो H है वो आपका JH होना चाहिए। क्या होना चाहिए? J और H, ठीक है, J और H मिला है, QUF JH। तो हम देखो यहाँ पर देखेंगे विकल्प नंबर 4 हमारा एकदम सही जवाब होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। कहा गया है उस विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह को बदलिए जो पहले जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो प्यारे साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सादृश्यता, वो भी मैथमेटिकल में, ठीक है। तो कहा गया है साथियों 2000 जो 18 है, एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है जो 2018 है इसको क्या लिखा गया है? इसको 22 लिखा गया है। और साथियों हमें बताना क्या है? तो आप बोलेंगे 2022 का कोड बताना है। भाई ये दोनों ईयर बीत गए हैं, परंतु फिर भी चलिए हम कोडिंग डिकोडिंग है, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर सादृश्यता की कोडिंग है तो इसमें बता देंगे। गौर से समझो इसमें कैसे बन सकता है। लॉजिक बनेगा, बहुत अच्छा लॉजिक है। सभी को जोड़ो जी, यहाँ पर 2, 2 के बाद प्लस में 0, 0 के बाद में प्लस में 1 और प्लस में 8, सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 3 11। अपने मन से 2 का गुणा कर दो, 11 दूनी 22 और यही 22 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब यही लॉजिक यहाँ पर भी लगा देंगे भैया, और लॉजिक लगा देंगे तो 2 प्लस में 0 प्लस में 2 प्लस में 2, ठीक है, इस तरह से 2 3 6 हो जाएगा। अपने मन से 2 का गुणा करो, 6 दूनी 12। तो वो जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है ना, उसके स्थान पर जो आएगा वो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 2, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। ये सारे के सारे RPF जो एग्जाम हुआ था 2019 में उसके लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कहा गया है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। देखो साथियों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है, ये एग्जाम में RPF SI में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आपके सामने एक ऐसी आकृति मिले और पूछ ले कितने वर्ग हैं, आप बोलेंगे सर मजाक करने वाली बात क्यों कर रहे हो, सीधा एक ही वर्ग दिखाई दे रहा है मुझे। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल आप तो सही हैं भाई, एक वर्ग स्थित है। लेकिन भाई मैं आपसे कह रहा हूँ अगर कोई व्यक्ति इसमें 2 कट लगा दे ऐसे, तो आप बताओ कितने वर्ग मिलेंगे? तो आप बोलेंगे यार ये तो हमने पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? आप बोलेंगे देखो मैं बताता हूँ सर आपको। क्या बताओगे आप लोग हमें? तो आप बोलेंगे सर 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। तो कितने हो गए साथी? 4 हो गए। लेकिन मैं कहूँगा आप लोग गलत हो भाई, 4 नहीं है।
4 क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मुखिया को छोड़ ही दिया, जो इन सभी को जोड़ के रख रहा है उस मुखिया को छोड़ दिया, अर्थात सबसे बड़े वाले को। 4 तो ये हो गए, एक बड़ा वाला। तो ऐसी आकृति जब भी प्लस मिले एक वर्ग में, वहां पर कितने वर्ग होते हैं? आप लोग बोलेंगे 5 होते हैं। बस मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा था आपको। तो देख लो, पहली बार में एक ये आकृति है, ठीक है, और दूसरी बार में मैं एक एक कलर चेंज करके अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी बार में मेरे पास ये आकृति है, और तीसरी बार में आप लोग देखने जाओगे तो यहाँ से मिलेगी ये आकृति। और आप गौर से देख लो, इसमें कोई किसी न किसी व्यक्ति ने इसमें बीच में लाइन खींची है। पहली लाइन ये है, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने में मजा आता है। दूसरी लाइन ये खींची हुई है, और आगे देखने जाओगे तो साथियों तीसरी लाइन यहाँ भी खींची हुई है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसी ही तो 3 मिल रही हैं। तो भाई सोचने समझने वाली कोई बात ही नहीं है। आप बोलो 5 यहाँ से, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, भैया 5 तिया 15, क्या हो जाएगा? 5 तिया 15। और सर आप बोलेंगे हाईएस्ट विकल्प भी हमें 15 दे रखा है, विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ऐसी आकृति जब भी आती है एग्जाम में तो बताएंगे कितने हैं, तो आप बोलेंगे साथियों 15 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी याद रखेंगे। आई होप साथियों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 4 किसी एक प्रकार से समान हैं और वे आपस में एक समूह बना लेते हैं। इनमें से कोई इस समूह से संबंध नहीं है, यानी कि इनमें से एक कोई ऐसा है जो संबंधित नहीं है इस समूह से। 5 लेटर हैं भैया, 5 लेटर में महान है, उत्कृष्ट है, भयंकर है, हर्षित है और प्रतिभाशाली है। क्या है? देखो पहला तो हमारा महान है, ठीक है, महान है। उसके बाद अलावा दूसरा वाला क्या है? उत्कृष्ट है भैया, उत्कृष्ट। और तीसरा वाला क्या है भाई? तीसरा वाला भयंकर है। कैसा है? भयंकर। और चौथा वाला क्या है? तो आप बोलेंगे सर हर्षित है। क्या है? हर्षित है। और अब जब 5वें को देखने जाएंगे तो वो प्रतिभाशाली है। कैसा है? प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली बना देंगे। अब देखो इनमें से आप विषम कैसे बता सकते हो? देखो ये एक पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, जबकि भयंकर हमेशा नेगेटिव को दर्शाता है। किसको? नेगेटिव को। अगर समझने का प्रयास कर रहे हो, देखो ये महान है मतलब कोई अच्छा है, उत्कृष्ट है कोई अच्छा है, भयंकर है जैसे अपने बचपन में बालवीर सुना होगा, बालवीर के बारे में जानते हो, उसमें एक परी भयंकर होती थी, अर्थात वो गंदी होती थी ना, वो गंदी परी होती थी, मतलब वो कैसी होती थी? नेगेटिव एनर्जी में होती थी। लेकिन हर्षित अच्छा, बालवीर हंसता रहता था, अच्छा होता था, प्रतिभाशाली होता, बालवीर के पास शक्ति होती थी, महान, बालवीर महान था, उत्कृष्ट दिखने में सुंदर भी लगता था। तो बालवीर की जो आपकी गुण थे वो कैसे थे? पॉजिटिव। जबकि परी भयंकर कैसी थी? वो नेगेटिव एनर्जी को प्रमोट करती थी। इस कारण हम बोलेंगे भयंकर एक नेगेटिव एनर्जी को प्रमोट करता है। और साथियों ये आपका विषम उत्तर बनेगा, ठीक है। विकल्प नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है। 11वें नंबर पर आ जाओ, ऐसे ही पढ़ेंगे जल्दी से, मजाक मजाक में। चलिए आ जाइए 11वें नंबर क्वेश्चन को। कहा गया है कुछ हरे पीले हैं। तो मैं प्यारे साथियों सबसे पहले एक पार्ट बनाऊंगा H4 हरे का। H4 हरे का कुछ पार्ट किस में बना दूंगा? मैं साथियों P4 पीले में बना दूंगा। एक मिनट मेरी बात को समझो, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट यार, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर H4 हरे का जो इतना इतना सा पार्ट है ये क्या है? ये P4 पीला है। इसके बाद में बोला है साथियों सभी पीले सफ़ेद है, तो पीले का सारा पार्ट क्या हो जाएगा? S4 सफ़ेद हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो, आगे बोला गया है कुछ सफ़ेद काले हैं, मतलब सफ़ेद का इतना इतना सा जो पार्ट है ये क्या है साथियों? K4 काला है। इस बात को याद रखेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है। अब निष्कर्ष को देख लेते हैं भाई, निष्कर्ष को देखते हैं। तो पहला वाला निष्कर्ष कह रहा है कुछ सफ़ेद हरे हैं। बताओ क्या जो हमारे S4 सफ़ेद हैं वो H4 हरे हैं? आप बोलेंगे हाँ सर, ये क्रॉस करता हुआ जा रहा है इससे, हरे से, जो H4 हरा है उससे S4 सफ़ेद क्रॉस करता हुआ तो जा रहा है ये वाला, यहाँ पर ये पार्ट। तो आप बोलेंगे पहला वाला जो निष्कर्ष है वो सही है। कह रहा है कुछ काले पीले हैं, क्या K4 काला P4 पीले में आ रहा? आप बोलेंगे बिल्कुल दूर दूर तक संबंध नहीं है भैया, हो अथवा ना हो मुझे क्या करना, मुझे तो नहीं बना पा रहा हूँ मैं, मुझे तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो आप बोलेंगे पहला, यहाँ पर दूसरा वाला जो निष्कर्ष है ये गलत है। पहला तो सही है पर दूसरा गलत है। अब तीसरे को देखो, कुछ काले हरे हैं, क्या K4 काले H4 हरे बन रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं बन रहे, हो सकता है बने ना बने, हमें क्या लेना देना। अब आप बोलेंगे साथियों केवल एक निष्कर्ष निकलता है। क्या बोलेंगे? केवल और केवल एक निष्कर्ष निकलता है। चूंकि काले पीले नहीं बन पाए और काले हरे भी नहीं बन पाए, क्योंकि काले बहुत दूर थे, पीले से भी दूर हैं, हरे से भी दूर हैं, इस कारण 2 गलत हैं। पहला वाला सही है, केवल कुछ सफ़ेद क्या हैं प्यारे साथियों? हरे हैं। निष्कर्ष नंबर 1 निकलता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए साथियों आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही।
देखिए साथियों, आपको एक आंकड़ा दिखा देते हैं। अभी भी जो अप्रैल माह था उसमें नॉट सब्सक्राइब की जो संख्या है वो 61% है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमें आप लोगों का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा परिवार बहुत जल्द 20,000 का हो जाएगा। बस आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग पहुँचाइए जल्दी से। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।